Hello students. So beta, in today's lecture we are going to discuss physical properties of alcohol, phenol and ether. So let's start. First, make the title physical properties. Physical properties. अब तुम्हें पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या डिस्कस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दिस दैट। ठीक है, मेनली फोकस रहेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर अल्कोहल लिक्विड में पाए जाते हैं, ईथर भी ज्यादातर लिक्विड ही होते हैं। ठीक है, तो मेनली फोकस हमारा रहेगा एक बॉइलिंग पॉइंट पे, दूसरा रहेगा सॉल्युबिलिटी में। इसी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर होते हैं। सबसे पहली बात, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, then boiling point increases, then boiling point increases। ऐसा क्यों? Because molecular mass increases, molecular mass increases। जैसे ही कार्बनों की संख्या बढ़ेगी क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा एंड हेंस वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं, तो ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं जैसे वंडरवाल फोर्सेस, वो क्या इंक्रीज होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मतलब एक मान लो मेरे पास इथेनॉल है, एक प्रोपेनॉल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इथेनॉल है CH3 CH2OH और एक है CH3 CH2 CH2OH। दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस लग रहे होंगे। वीक होते हैं वंडरवाल फोर्सेस, लेकिन लग तो रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आपको याद रखना है बेटा, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस BP डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। रीजन सेम जो हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में पढ़ा, कि मान लो मेरे पास एक CH3 CH2 CH2 CH2OH है। ठीक है, एक है मेरे पास, इसको बोल देता हूं A, एक है मेरे पास CH3 CH2 और एक CH3 इस पे लगा दिया मैंने, और यहां पे आगे CH2OH। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। यहाँ पे एक ब्रांच बढ़ गई, और भी कुछ कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं इसी का, आइसोमर CH3 CH3, यहाँ पे CH3 लगा दो आपके, और ये सॉरी कितने कार्बन हो गए? 4 ही हो गए ना, और यहाँ OH। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो क्या था हमने क्या लिखा है, जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग है। नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4। जितने हाइड्रोजन इसमें उतने ही इसमें, उतने ही इसमें, जितने ऑक्सीजन इसमें उतने ही इसमें, उतने ही इसमें, बाकी सब सेम है, केवल आइसोमर से है। ठीक है, स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है बेटा, वैसे वैसे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाता है। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? C का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, देन B, देन A। ठीक है, एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा, अगर पूछता है 1 नंबर में, तो बताओ 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है, 1 ब्यूटेनॉल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इनमें से बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे पहले आपको IUPAC से उसके स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो नाम बोले हैं वो सब इनके नाम है। ठीक है, तो उनसे आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, फिर आप ये बना सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ऐसा क्यों, मतलब
ब्रांचिंग इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है? जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया कम होता जाता है। पहले ये इतना एरिया घेर रहा था, अब वो इतने में आ गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया कंपेरेटिवली किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। ठीक है, फिर इसका है, फिर इसका और भी कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम हुआ तो वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज हुए, वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज हुए तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसी में नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट लिखो बॉइलिंग पॉइंट में, जल्दी से फटाफट। बॉइलिंग पॉइंट BP, boiling point of alcohol is comparatively higher than corresponding ether and alkanes या हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन हुआ, फिर उसके बाद हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, इन सब से एल्कोहल का ज्यादा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा क्यों? देखो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपको। ऐसा क्यों, पहले लिख लो ऐसा क्यों, फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं H बॉन्डिंग, आप पूरा लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये मेरे पास एक एल्कोहल है, ठीक है, दूसरा यहां पे रखा है मॉलिक्यूल, ये भी एल्कोहल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर मान लो यहां पे रखा है एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल मेरे पास, ये हो रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है दो मॉलिक्यूल के बीच में। ये अलग एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये अलग है, ये अलग है, सॉरी ये अलग है, ठीक है, और एक ये अलग है। दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसे बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है आपको पता है, वंडरवाल बॉन्ड से तो काफी, वंडरवाल फोर्सेस से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मैं ऐसे हीट करूंगा तो ये बॉन्ड इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हमेशा ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, याद रहेगा। ऐसा फिनॉल में भी होगा, देखो फिनॉल का भी कुछ अलग केस नहीं है, फिनॉल का भी यही केस है, देखो OH, ठीक है, ये फिनॉल का बना रहा हूं मैं, चलो यहाँ पे एक बार OH, ये क्या है, फिनॉल ही तो है, इसके साइड में एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल रखा है मान लो, ठीक है, OH। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर साइड में एक और मान लो, फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो सबके बीच में इस तरीके से H बॉन्डिंग हो रही है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इतनी आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस के थ्रू पूछेगा, आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन के थ्रू पूछेगा, और वो क्वेश्चन कैसा होगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इन सब का मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर होता है, सबका मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर होता है। इसका होता है 46 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसका लगभग कितना होता है 46, इसका भी कितना, इसका होता है 44, तो लगभग बराबर है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, ये तो मैंने एटॉमिक मास लिखा, बॉइलिंग पॉइंट लिखता हूं तो इसका आएगा बेटा 351 केल्विन, इसका आएगा आता है 248 केल्विन, इसका आता है बेटा 231 केल्विन। तो देखो इन दोनों के बीच में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ईथर, ये क्या है, ये ईथर है, देखो ठीक से, ये क्या है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और ये क्या है, एल्कोहल है। क्लियर? देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एल्कोहल का है, रीजन सेम, इसके साथ जो भी एल्कोहल के और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनके साथ ये H बॉन्डिंग कर रहा होगा।
ठीक है, CH2CH3 इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। तो ईथर के मॉलिक्यूल आपस में, मतलब ईथर का एक मॉलिक्यूल ईथर के दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है क्योंकि ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप कि ईथर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी अपने ही मॉलिक्यूल के साथ। सॉल्युबिलिटी में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए मैं इंडिकेट कर रहा हूं अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं उठता है। तो इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कैसे करें? देखो यहाँ पे इसका वैसे थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा अंतर नहीं है, ये 231 और 248 ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको रीजन जानना है तो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाई होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाई होंगे, इंटरेक्शंस हाई होते हैं। किससे? हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से। क्लियर? अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? चैप्टर 5th स्टेट्स ऑफ मैटर, वंडरवाल फोर्सेस का एक टाइप है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते थे? ये अच्छा खासा डाइपोल मूवमेंट रखता है, तो ये एक डाइपोल जैसा एक्ट करता है, तो इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर रहा होगा क्योंकि एक ये भी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसका डाइपोल की तरह ही बिहेव करेगा। कैसे डाइपोल है? तो हम आपको दिखाते हैं। देखो ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? इसकी। तो यहाँ पे वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा डाइपोल, इसमें इस तरीके से बनेगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से आ रहा होगा। इसका मतलब इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे है, नेगेटिव पार्ट ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं ऐसे बना सकता हूं एक डाइपोल इस पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसे ही इसके साइड में दूसरा मॉलिक्यूल ईथर का आ रहा होगा, तो वो आपस में फिर इंटरेक्शन होता है दोनों डाइपोल के बीच में, उसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इसके अंदर कोई भी डाइपोल नहीं बनेगा, केवल वंडरवाल फोर्सेस लग रहे होंगे। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, दैट इज वंडरवाल फोर्सेस से, नॉर्मल वंडरवाल फोर्सेस होते हैं ना जो डिस्पर्जन फोर्सेस, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। कौन से? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हाई होते हैं, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कम होते हैं। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन इसके बेस पे करना है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के। ठीक है, लेकिन हम आपको और भी कुछ डेटा दिखा सकते हैं जिसमें इसका ज्यादा है और इसका कम है। ठीक है, मेरे पास एक दो क्वेश्चन है कि एन पेंटेन जो है, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 36 केल्विन, जबकि इसी के कंपेरेबल मास का, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का जो ईथर है दैट इज एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन। ठीक है, उसका, ये दोनों का मास लगभग बराबर है, दोनों का मास लगभग बराबर है, तो हम इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसका होता है 34 केल्विन। ठीक है, अब यहां तो उल्टा हो गया, ईथर का कम है। ठीक है, एथॉक्सी इथेन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, है ना, CH2CH3OCH2CH3, यही तो है एथॉक्सी इथेन। ठीक है, आपको सिखा चुके हैं IUPAC। और नॉर्मल पेंटेन क्या होता है? नॉर्मल पेंटेन तो सिंपल 5 कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख दो। ठीक है, CH3 CH2 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 और ये CH3, इनका मास लगभग बराबर होता है। ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, जबकि यहाँ पे इसकी शेप प्लेनर है। यहाँ पे सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसकी शेप कैसी होगी? वी शेप जैसी हो गई, इन्वर्टेड वी शेप, है ना, इसको वी शेप लिख देते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है? नॉर्मल, इसने एक अच्छा खासा सरफेस एरिया कवर किया हुआ है, प्लेन है, सिंगल है। ठीक है, कोई डाइपोल नहीं बन रहा है इसके अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी दिखेगा। अब इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखेगा तो मुझे बताओ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसका ज्यादा? ईथर का, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए, बट है किसका? एन पेंटेन का, ये रहा एन पेंटेन का, ये एथॉक्सी इथेन है। ठीक है, तो होना किसका ज्यादा चाहिए? होना चाहिए एथॉक्सी इथेन का, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है, जबकि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कम है। लेकिन है नहीं, ऐसा क्यों? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी जो शेप है थोड़ा सा वी शेप है,
है ना। अगर आप इन दोनों के बीच में सरफेस एरिया से कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं, सरफेस एरिया से कंपैरिजन करते हैं, तो आप पाएंगे कि इसका जो एवरेज सरफेस एरिया है पूरा वो कम है कंपेरेटिव टू ये ज्यादा सरफेस एरिया। साफ साफ दिख रहा है, देखो ये इतना एरिया घेर रहा है, ये थोड़ा सॉल्ट हो गया, थोड़ा मुड़ गया ना, थोड़ा सॉल्ट हो गया। तो जिसके अंदर ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस में, वंडरवाल फोर्सेस जो 2-3 तरीके के होते हैं वो ज्यादा लगेंगे कंपेरेटिव टू दिस। तो ये वाला फैक्टर, ठीक है, सरफेस एरिया वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है किसका, नॉर्मल पेंटेन का, किसके ऊपर, इथॉक्सी ईथेन के ऊपर। इसलिए क्योंकि ये फैक्टर डोमिनेट कर जाता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाले के, तो इसके इस कारण से नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं बोर्ड में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। क्लियर बेटा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही दी एंड होता है इसका। क्लियर, याद रखना है एल्कोहल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाते हैं, दैट इज एच बॉन्डिंग दिखाते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर और एल्केन से ज्यादा होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई, ऐसा क्यों। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में से ऐसा क्यों वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आएंगे। क्यों ऐसा, बिकॉज सिंपल आंसर है, इट फॉर्म्स H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास इथेनॉल है फॉर एग्जांपल, तो ये CH3 CH2 और OH होगा इस पे डायरेक्ट O, और इस पे एक हाइड्रोजन। अब वाटर के मॉलिक्यूल यहां घूम रहे होंगे इस इथेनॉल के मॉलिक्यूल के पास, मान लो ये रहा एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी यहीं कहीं होगा, तीसरा भी होगा। तो देखो ये इस ऑक्सीजन के साथ यह इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे सभी मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, किसकी, इथेनॉल के मॉलिक्यूल की, ठीक है। जितने भी इथेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे स्ट्रॉन्ग वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए अल्कोहल वाटर में आराम से घुल जाएंगे। देखो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे मतलब उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का मतलब है वो आराम से उसके अंदर मिक्स हो रहा है। अगर बॉन्ड नहीं बन रहा होता तो मिक्स ही नहीं होता। समझ में आ रहा है, किसी चीज को हम किसी चीज में घोल रहे हैं मतलब कि नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तभी वो उसके अंदर मिक्स हो रहा है, ठीक है। ऐसे समझो कि आप नए नए आते हैं, ठीक है, कोचिंग सेंटर में या स्कूल में आप नए नए जाते हैं, तो आपको वहां पे है ना लड़के लड़कियां मिलेंगे, तो उनसे दोस्ती होना एक नेचुरल बात है, लेकिन आपकी दोस्ती उसी से होगी जिसके साथ आपकी अच्छे से बॉन्डिंग होगी, ठीक है, अच्छे से इंटरेक्शन होगा। अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं होती है उसके साथ, बॉन्डिंग मतलब इंटरेक्शन नहीं होता है, नहीं जमता है, ठीक है, तो आप उसके साथ ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी आपकी उसके साथ 0 रहेगी, ठीक है। तो ऐसी चीजों से रिलेट करके याद रखना है, समझ में आ गया। तो सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की ज्यादा होगी। इन दिस केस ईथर्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, H2। क्वेश्चन उठता है वाई, जरा ईथर देखो, सेम रीजन, बिकॉज ईथर मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड with H2O, that is water molecule। सर आपने वहां तो बोला था कि नहीं बनाएगा, अपने मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अब सोचो आप, मैंने फॉर एग्जांपल ये एक ईथर ले लिया ROR, ठीक है, R ग्रुप ले लेता हूं CH3, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे ना जिनके पास हाइड्रोजन है, वहां तो ईथर के पास थी नहीं हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे और भी H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे।
तो देखो ये वाला ईथर का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ आराम से H बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे बिकॉज ईथर मॉलिक्यूल फॉर्म्स H बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H एटम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां ये पॉसिबल है H बॉन्डिंग, साफ साफ दिख रही है हमें, इसके साथ भी करेगा। ठीक है, तो सब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, जब अच्छे से बॉन्डिंग है तो उसके साथ घुल जाएगा। ठीक है, अच्छे से बॉन्डिंग नहीं होती तो नहीं घुलता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वहां तो आपने बताया नहीं था, चलो मैं वो आपका क्लियर ही कर देता हूं। ये ईथर का दूसरा मॉलिक्यूल है। चलो अब मुझे बताओ, दोनों में से किसी के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बॉन्डिंग होगी कहां से? यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो वाटर के पास है हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज एकदम आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो ये थी बेटा सॉल्युबिलिटी। जिस तरीके से मैंने एल्कोहल का आपको कॉन्सेप्ट समझाया, वैसे ही फिनॉल में भी ये कॉन्सेप्ट लागू होंगे। बॉइलिंग पॉइंट उनका भी हाई होगा क्योंकि वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रहेंगे। ठीक है, और ईथर से ज्यादा ही होगा फिनॉल का भी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि एल्कोहल वाले चैप्टर से अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एल्कोहल फिनॉल का, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। तो मैंने जो वीडियोस 11th की बनाई है साफ साफ बोला है कि इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये थी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।